सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम आज से एक नई बुक क्लास 10th की हम यहाँ से क्लास 10th की बुक यहाँ से हम कंप्लीट करेंगे, जिसमें से आज से हम यहाँ पर पढ़ा जाएगा भारत का भूगोल ही है, लेकिन ये क्लास 10th में क्लास 10th के भारत संसाधन एवं इसका उपयोग पढ़ा जाएगा। क्या है? भारत के संसाधन एवं इसका उपयोग है, जो क्लास 10th के जियोग्राफी की बुक है। तो आज ये बहुत इम्पोर्टेंट यहाँ से एक नई सीरीज चलेगी। ये काफ़ी लंबा क्लास है और काफ़ी दिनों तक चलेगा, क्योंकि इसमें पेज बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो आप इसे गौर से, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंस है, देखने के बाद मुझे भी लगा कि हाँ, ये एग्ज़ाम की दृष्टि से टीआरई 4.0 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है और यहाँ से अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप इसे बहुत ही गौर से समझना है। लेसन तो देखो, यहाँ पर अगर इसकी विषय सूची देखा जाए, इसकी जो विषय सूची देखा जाए यहाँ से, ठीक है, विषय सूची में जैसे कि भारत संसाधन एवं उपयोग, फिर दूसरा है कृषि, फिर निर्माण उद्योग, परिवहन, संचार एवं व्यापार, बिहार कृषि एवं वन संसाधन, फिर मानचित्र अध्ययन। तो ये जो लेसन इकाई 1 का पहला लेसन इकाई 1 जो है, इसमें देखो पेज कितना है, 1 से 126, फिर 127 से 151। तो ये काफ़ी लंबी बुक है। तो हम इसको पार्ट वाइज, इकाई 1 को हम पार्ट वाइज यहाँ से कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, तो आप एक एक करके देखना है और अच्छे से समझना है, क्योंकि यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंस आएगा। और वही है खंड खा में, यहाँ पर प्राकृतिक आपदा एक परिचय, फिर प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन जैसे कि बाढ़ और सुखाड़, फिर प्राकृतिक आपदा एवं प्रबंधन, भूकंप एवं सुनामी, फिर जीवन रक्षक आकस्मिक प्रबंधन, फिर आपदा काल में वैकल्पिक संचार व्यवस्था, फिर आपदा और सह अस्तित्व। ये सारे इसके विषय सूची हैं, जो हम एक एक करके एक एक वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ 1 से लेके 126 तक के है। तो देखो, इसको हम कई पार्ट में, इकाई 1 को कई पार्ट में कंप्लीट करेंगे, जो आप यहाँ से देख सकते हैं। वीडियो को बार बार रिवीजन कर सकते हैं। अगर आपको कोई इम्पोर्टेंट चीज़ें लगती हैं तो आप उस नोट कीजिए अपने नोट्स बुक में। अगर नहीं नोट कर पा रहे हैं तो आप इस वीडियो को बार बार देखिए, ज़्यादा लंबी वीडियो बनता नहीं है। जहाँ तक है बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इकाई 1 भारत संसाधन एवं उपयोग। तो खंड जो है, ये खंड का है। क्या है? खंड का है। इसी को हम यहाँ से पढ़ेंगे। खंड खा में इकाई 1 भारत संसाधन एवं उपयोग। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित में दोस्तों के साथ। और जो पहली बार देख रहे हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबाएंगे। तो चलिए, संसाधन का क्या महत्व है। ये इकाई 1 है। ये SCERT बिहार बोर्ड क्लास 10th की भूगोल की बुक है, अर्थात जियोग्राफी, जो यहाँ से एग्ज़ाम में TRE 4.0 में बहुत इम्पोर्टेंस है। तो आप इसे ज़रूर पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं कि संसाधन का महत्व क्या है। आप अपने जीवन में अनेक वस्तुओं का उपयोग करते हैं। उपयोग में आने वाली ये सभी वस्तुएं संसाधन हैं। संसाधन भौतिक और जैविक दोनों हो सकते हैं। जहाँ तक एक और भूमि, मृदा, जल, खनिज जैसे भौतिक पदार्थ मानवीय आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक होकर के संसाधन बन जाते हैं, वहीं दूसरी ओर जैविक पदार्थ यथा वनस्पति, वन्यजीव, जलीय जीव और मानवीय जीवन को सुखमय बनाने में पीछे नहीं हैं। उपरोक्त भौतिक एवं जैविक दोनों पदार्थ तकनीकी के सहारे ही जीवन उपयोगी हो पाते हैं। अनादिकाल से ही अरण्यों में, अरण्यों की मतलब होता है जंगल में, अनादिकाल से ही अरण्यों में वनस्पति एवं वन्यजीव उपलब्ध थे। जलाशय एवं सागरों में जलीय जीव लाखों वर्ष पूर्व से आज विचरण करते रहे हैं। सदियों से ही कोयला, पेट्रोलियम एवं अन्य खनिज पदार्थ के गर्भ में पड़ा हुआ था, किंतु उस समय के आदि मानव में तकनीकी ज्ञान का अभाव था। धीरे धीरे जनसंख्या एवं आवश्यकताओं में वृद्धि होती गई। इस वृद्धि ने मानव के ज्ञानार्जन की दर में
त्वरित वृद्धि किया। इतना ही नहीं, आदि मानव तकनीकी को पाकर के ज्ञानी मानव बन गया। पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों का जनप्रिय तकनीक के सहारे जीवन को सुखमय बनाने में मानव सक्षम हो गया। जब पर्यावरण में मानव के द्वारा जनप्रिय तकनीकी का प्रयोग होता है तब सभ्यता विकसित होती है। अनंतः मानवीय जीवन निर्वाह के तौर तरीके सांस्कृतिक संसाधन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। वस्तुतः संसाधन का अर्थ बहुत ही व्यापक है। यहाँ पे प्रसिद्ध भूगोलविद जिम्मरमैन कौन है? जिम्मरमैन का कथन उल्लेखनीय है कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनते हैं। ये जिम्मरमैन का कथन था कि संसाधन होते नहीं हैं, बनते हैं। वर्तमान परिवेश में सेवा को भी संसाधन माना गया है। कोई गायक या कवि या चित्रकार अपने क्रियाकलाप से धनार्जन या स्वयं को संतुष्ट करता है, तब उनके द्वारा ये जो कार्यकलाप भी संसाधन कहलाएंगे। कवि का कविता रचना, चित्रकार की चित्रकारी, गायक की गायकी भी संसाधन है। सच तो यह है कि मानव स्वयं भी संसाधन है, क्योंकि इनके पास तकनीकी होता है जिसके सहारे वो किसी भी वस्तु को उपयोगी बना सकता है। अतः ये धारणा भ्रामक है कि संसाधन एक प्राकृतिक उपहार है। संसाधन किसी भी देश का आर्थिक सामाजिक मेरुदंड होता है। संसाधन विपन्न राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पिछड़ जाते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि प्राकृतिक संसाधन से संपन्न राष्ट्र ही विकास करते हैं। जापान एक ऐसा देश है जो प्राकृतिक संसाधन में अत्यंत विपन्न है, क्योंकि इनके मानव संसाधन तकनीकी दृष्टि से इतने सबल हैं कि यह देश उपलब्ध सभी पदार्थों का विवेकपूर्ण उपयोग कर विकसित देशों की श्रेणी में खड़ा है। अतः किसी देश के विकास के भौतिक एवं जैविक संसाधन के साथ साथ मानव संसाधन की भी बहुत भूमिका होती है। विविध संसाधनों के मध्य मानव नियंत्रक की स्थिति में रहता है, जो पर्यावरण में उपलब्ध पदार्थों, प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं के बीच अंतर्संबंध स्थापित करता है, जिससे पर्यावरण के पदार्थ उपयोगी बन जाते हैं। इस चित्र 1.1 में समझा जा सकता है। तो 1.1 में समझ सकते हैं कि मानव का पर्यावरण, प्रौद्योगिकी एवं संस्थाओं के संबंध में है, अर्थात ये मानव है, इसका संबंध पर्यावरण से भी, वही संस्थाओं से भी और प्रौद्योगिकी अर्थात तकनीकी से भी संबंध मानव का है। संसाधनों का वर्गीकरण। संसाधनों की वर्गीकरण के निम्नलिखित आधार होते हैं, जैसे कि उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन, वही उपयोगिता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। तो और विकास की स्थिति के आधार पर संभाव्य, विकसित, भंडार और संचित संसाधन होते हैं। दिए गए चार्ट की मदद से भी संसाधन को समझा जा सकता है। जैसे कि संसाधन जो होते हैं दो प्रकार का, एक प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानवीय संसाधन। वही प्राकृतिक संसाधन के दो भाग होते हैं, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन दो प्रकार का, एक है सतत अथवा प्रवाह, दूसरा है जैव संसाधन। जैव के भी दो भाग होते हैं, एक प्राकृतिक वनस्पति, दूसरा है वन्यजीव। वही अनवीकरणीय संसाधन में दो प्रकार का, पुनः चक्रीय संसाधन, दूसरा है अचक्रीय संसाधन। पुनः चक्रीय संसाधन में जैसे धातु और अचक्रीय संसाधन में जीवाश्म और ईंधन आता है। मानवीय संसाधन दो प्रकार का, एक संरचनाएं एवं संस्थाएं और एक मात्रा एवं गुणवत्ता। ये है मानवीय संसाधन के प्रकार। संसाधनों के प्रकार। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार का हो सकता है। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के दो प्रकार होते हैं, एक जैव संसाधन, दूसरा है अजैव संसाधन। तो जैव संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधनों की उत्पत्ति ऐसे संसाधनों की प्राप्ति जैव मंडल से होती है, अर्थात ऐसे संसाधन होते हैं जिसकी जो प्राप्ति होती है वो जैव मंडल से होता है। इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं।
इसमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, जैसे मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य और पशुधन एवं अन्य प्राणी समुदाय आते हैं। ऐसे संसाधन की प्राप्ति जो जैव मंडल से होती है, इनमें सजीव के सभी लक्षण मौजूद होते हैं, उन्हें हम जैव संसाधन कहते हैं। अजैव संसाधन निर्जीव वस्तुओं के समूह को अजीव संसाधन कहा जाता है, जैसे कि चट्टानें, धातु, खनिज जो हैं ये अजैव संसाधन हैं, अर्थात जिसमें जीवन पाया जाता है वो जैव संसाधन, और जो निर्जीव वस्तु होती हैं, निर्जीव जिसमें जीवन नहीं पाया जाता है, उसे हम अजैव संसाधन कहते हैं। उपयोगिता के आधार पर संसाधन के दो वर्ग हैं। कितने? उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन दो प्रकार का होता है। नंबर 1 है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा नवीकृत या पुनः प्राप्त किया जा सकता है, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा मतलब जल, विद्युत, वन एवं वन्य प्राणी जो हैं, जिन्हें सतत या प्रवाह एवं जैविक संसाधनों में वर्गीकृत किया जा सकता है। वही अनवीकरणीय संसाधन, ऐसे संसाधन का विकास लंबी अवधि में जटिल प्रक्रियाओं के द्वारा होता है। इस प्रक्रिया को पूरा होने में लाखों वर्ष लग सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी संसाधन होते हैं जो पुनः चक्रीय नहीं हैं, एक बार प्रयोग होने के साथ ही वे समाप्त हो जाते हैं, जैसे कि जीवाश्म ईंधन। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हो सकते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं, जैसे कि व्यक्तिगत संसाधन। ऐसे संसाधन किसी खास व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में होता है, जिसके बदले में वे सरकार को लगान भी चुकाते हैं, जैसे कि भूखंड, घर, अन्य जायदाद जिस पर लोगों का निजी स्वामित्व होता है। बाग, बगीचा, तालाब, कुआं इत्यादि भी ऐसे संसाधन ही हैं जिस पर व्यक्ति निजी स्वामित्व रखता है। अपने परिवार में उपलब्ध निजी संसाधनों की एक सूची तैयार करें जिस पर केवल तुम्हारे परिवार का हक हो। सामुदायिक संसाधन, ऐसे संसाधन किसी खास समुदाय के आधिपत्य में होता है, जिसका उपयोग समूह के लिए सुलभ होता है। गाँवों में चारण भूमि, शमशान, मंदिर या मस्जिद परिसर, सामुदायिक भवन, तालाब आदि। नगरीय क्षेत्र में इस प्रकार के संसाधन सार्वजनिक पार्क, पिकनिक स्थल, खेल मैदान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर के रूप में ये संसाधन संबंधित समुदाय के लोगों के लिए सर्वसुलभ होते हैं। ऐसे संसाधन को हम सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। राष्ट्रीय संसाधन, कानूनी तौर पर देश या राष्ट्र के अंतर्गत सभी उपलब्ध संसाधन राष्ट्रीय संसाधन हैं। देश की सरकार को वैधानिक हक है कि वे व्यक्तिगत संसाधनों का अधिग्रहण आम जनता के हित में कर सकती है। क्या आप जानते हैं कि किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन व वन्य जीव एवं समुद्री जीव राष्ट्रीय संसाधन हैं? आपने अपने गाँवों में या आसपास के क्षेत्रों में भी शहरी विकास प्राधिकरण का बोर्ड देखा होगा। इसे सरकार ने भूमि अधिग्रहित करने हेतु अधिग्रहित किया है। ये भूमि सहित अन्य नगरीय संसाधनों का विकास करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं, ऐसे संसाधन का नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। जैसे कि तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी छोड़ करके खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी देश का आधिपत्य नहीं होता है। ऐसे संसाधन का उपयोग सिर्फ अनुसंधान हेतु अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति से किसी राष्ट्र के द्वारा किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि किसी देश की तटरेखा से 200 किलोमीटर की दूरी तक का क्षेत्र अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन की जो देख रेख होता है ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं करती हैं। विकास के स्तर पर भी संसाधन को 4 वर्गों में बांटा गया है। किसके आधार पे? तो विकास स्तर के आधार पे संसाधन 4 भागों में। जैसे कि संभावित संसाधन, ऐसे संसाधन जो किसी
क्षेत्र विशेष में मौजूद होते हैं जिसे उपयोग में लाए जाने की संभावना रहती है। इसका उपयोग अभी तक नहीं किया गया है, जैसे कि हिमालयी क्षेत्र का खनिज, जिनका उत्खनन अधिक गहराई में होने के कारण दुर्गम एवं महंगा है। उसी प्रकार राजस्थान एवं गुजरात क्षेत्र में पवन और सौर ऊर्जा की असीम संभावनाएं हैं, परंतु अभी तक इनका सही रूप से उपयोग नहीं हो पाया है। विकसित संसाधन ऐसे संसाधन जिनका सर्वेक्षणोपरांत उपयोग हेतु मात्रा एवं गुणवत्ता का निर्धारण हो चुका है। पूर्व में भी यह बताया जा चुका है कि संसाधनों का विकास तकनीकी और उनकी संभाव्यता पर निर्भर है। क्या आप जानते हैं कि गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपक्रम बड़े स्तर पर लगाया जा रहा है। भंडार संसाधन ऐसे संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध होते हैं तथा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हैं। उपयोग हेतु उपर्युक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में इन्हें केवल भंडारित संसाधन के रूप में देखा जाता है। उदाहरणार्थ जैसे कि जल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का यौगिक है, जिससे कि जल, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का यौगिक है, जिसमें ऊर्जा उत्पादन की असीम क्षमता होती है, लेकिन उच्च तकनीकी के अभाव में ऐसे संसाधनों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। संचित कोष संसाधन वास्तव में ऐसे संसाधन भंडार संसाधन के ही अंश हैं। संचित कोष संसाधन जो होते हैं वास्तव में ऐसे भंडार संसाधन के ही अंश हैं जिसे उपलब्ध तकनीकी के आधार पर प्रयोग में लाया जा सकता है। इनका तत्काल प्रयोग प्रारंभ नहीं हुआ है। ये भविष्य की पूंजी है। नदी जल भविष्य में जल विद्युत उत्पन्न करने में उपयुक्त हो सकते हैं। वर्तमान में इसका उपयोग अत्यंत ही सीमित है। ऐसे संसाधन वन में या बांधों में जल के रूप में संचित है। संभाव्य संसाधन नियोजन संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग ही संसाधन नियोजन है। वर्तमान परिवेश में संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग हमारे सामने चुनौती बनकर खड़ा है। संसाधनों के विवेकपूर्ण दोहन हेतु सर्वमान्य रणनीति तैयार करना संसाधन नियोजन की प्रथम प्राथमिकता है। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। भारत जैसे देश के लिए तो यह अपरिहार्य है, जहां संसाधन की उपलब्धता में अत्यधिक विविधता के साथ साथ सघन जनसंख्या व्याप्त है। यहाँ कई ऐसे प्रदेश हैं जो संसाधन संपन्न हैं। कई ऐसे भी प्रदेश हैं जो संसाधनों की दृष्टि से काफ़ी विपन्न हैं। कुछ ऐसे भी प्रदेश हैं जहाँ एक ही प्रकार के संसाधनों का प्रचुर भंडार है और अन्य दूसरे संसाधनों में वो गरीब हैं, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ आदि ऐसे प्रदेश हैं जहां खनिज एवं कोयला का प्रचुर भंडार है। उसी प्रकार बिहार भी चूना पत्थर एवं पाइराइट जैसे खनिजों से धनी है। अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु कतिपय कारणों से उसका विकास नहीं हो पाया है। राजस्थान में सौर ऊर्जा के साथ साथ पवन ऊर्जा की प्रचुरता है, परंतु ये राज्य जल संसाधन की दृष्टि से अति निर्धन है। भारत के अंतर्गत लद्दाख जैसे भी क्षेत्र हैं जो शीत मरुस्थल के रूप में अन्य भागों से अलग थलग हो गया है, लेकिन यह प्रदेश सांस्कृतिक विरासत का धनी है। यहाँ जल महत्वपूर्ण खनिज एवं मौलिक अवसंरचना की बहुत कमी है। अतः राष्ट्रीय, प्रांतीय तथा अन्य स्थानीय स्तरों पर संसाधन के समायोजन एवं संतुलन के लिए संसाधन नियोजन की अनिवार्य आवश्यकता है। भारत में संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए आवश्यक क्रियाकलाप की आवश्यकता होती है। ये क्रियाकलाप संसाधन नियोजन के सोपान होते हैं। इन सोपानों के सहारे किसी देश के उपलब्ध संसाधन सदुपयोग कर उस देश की उन्नति का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। संसाधन नियोजन के सोपानों को निम्न रूप में बांटकर अध्ययन किया जा सकता है। पहला है देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कराने के लिए सर्वेक्षण करना। दूसरा,
सर्वेक्षणोपरांत मानचित्र तैयार करना एवं संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक आधार पर मापन एवं आकलन करना। तीसरा है कि संसाधन विकास योजनाओं को मूर्त रूप देने के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी, कौशल एवं संस्थागत नियोजन की रूपरेखा तैयार करना। राष्ट्रीय विकास योजना एवं संसाधन विकास योजना की मध्य समन्वय स्थापित करना। हमारे देश में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही संसाधन नियोजन के लक्षित उद्देश्यों को हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। इस संदर्भ में भारत सरकार प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही प्रयासरत है। किसी भी प्रकार पर विकास हेतु संसाधन एक आवश्यक शर्त है, किंतु प्रौद्योगिकी एवं संस्थानों में वांछित परिवर्तन के अभाव में केवल संसाधनों की आवश्यकता से विकास संभव नहीं है। आज भी हमारे देश में ऐसे कई राज्य हैं जहां संसाधन की प्रचुरता के बाद भी आर्थिक रूप से पिछड़े राज्य में इनकी गणना की जाती है। इसके विपरीत कुछ ऐसे भी राज्य हैं जो संसाधन के अभाव में भी तकनीकी रूप से विकसित हैं। संसाधनों का संरक्षण। सभ्यता एवं संस्कृति के विकास में संसाधनों की अहम भूमिका होती है, किंतु संसाधनों का अविवेकपूर्ण या अतिशय उपयोग विविध प्रकार की सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय समस्याओं को जन्म देते हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु विभिन्न स्तरों पर संरक्षण की आवश्यकता होती है। संसाधनों का नियोजित एवं विवेकपूर्ण उपयोग ही संरक्षण कहलाता है। प्राचीन काल से ही संसाधनों का संरक्षण समाज सुधारकों, नेताओं, चिंतकों एवं पर्यावरणविदों के लिए एक चिंतनीय ज्वलंत विषय रहा। इस संदर्भ में महान दार्शनिक एवं चिंतक महात्मा गांधी के विचार प्रासंगिक हैं। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, ये कथन महात्मा गांधी ने कहा था। मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ अभियान, सुंदरलाल बहुगुणा का चिपको आंदोलन एवं संदीप पांडे के द्वारा वर्षा जल संचयन कर कृषित भूमि का विस्तार संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। तो मेधा पाटेकर ने नर्मदा बचाओ अभियान, सुंदरलाल बहुगुणा ने चिपको आंदोलन एवं संदीप पांडे के द्वारा वर्षा जल संचयन कर कृषित भूमि का विस्तार संसाधन संरक्षण की दिशा में अत्यंत सराहनीय कदम है। गांधी जी जैसे कई चिंतकों का मानना है कि मानव का स्वार्थी और लालची प्रवृत्ति तथा अत्याधुनिक तकनीकी की शोषणात्मक क्रियाकलाप संसाधनों के तीव्रतम ह्रास के लिए मजबूर कर देता है। गांधी जी मशीन द्वारा उत्पादन के विरोधी थे। वे बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के समर्थक थे, जिससे एक बड़ी आबादी को बेरोजगारी जैसे सामाजिक कोड़ से बचाया जा सके। उनका मानना था कि इस प्रक्रिया में श्रमिकों में कई दक्षता के विकास में वृद्धि होगी और संसाधन के विदोहन पर भी विराम लगेगा। क्या आप जानते हैं, मानव एवं तकनीकी की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। मानव के द्वारा तकनीकी की शोषणात्मक दोहन प्रवृत्ति जो है, ये डाकुओं की अर्थव्यवस्था कहा जाता है। संसाधन के संरक्षण हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक सम्मेलन हुए। सर्वप्रथम 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने इसकी वकालत की थी। 1974 ईस्वी में शुमशेर की पुस्तक जो है ये स्मॉल इज ब्यूटीफुल में इससे संबोधित गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। ब्रटलैंड आयोग के द्वारा 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि से खोलने में करार सिद्ध हुआ। इसमें सतत विकास की संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर बल दिया गया। इसी रिपोर्ट को बाद में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से भी दस्तावेज प्रकाशित किया गया। रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन भी इस संदर्भ में एक सुनियोजित प्रयास था।
एक सुनियोजित प्रयास था। 1997 में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन तथा 2000 में जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन संसाधन संरक्षण की दिशा में विश्व स्तरीय सराहनीय प्रयास है। अर्थात ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो इसकी वकालत की थी 1974 में शुमशेर की पुस्तक जो है स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, क्या है, स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल, ये किसकी है, शुमशेर की पुस्तक थी। इसमें गांधी जी के विचार प्रकाशित हुए। ब्रटलैंड आयोग के द्वारा प्रस्तुत 1987 का प्रतिवेदन भी संसाधन संरक्षण के संबंध में विश्व जगत की दृष्टि खोलने में कारगर सिद्ध हुआ। इसमें सतत विकास की संकल्पना के साथ साथ संसाधन संरक्षण पर भी बल दिया गया। इसी रिपोर्ट में हमारा साझा भविष्य शीर्षक से भी दस्तावेज प्रकाशित किया है। रियो डी जेनेरियो जो ब्राज़ील में है 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन भी इसी संदर्भ में एक सुनियोजित प्रयास था। 1997 में न्यूयॉर्क में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन तथा 2000 में जोहान्सबर्ग में आयोजित तृतीय पृथ्वी सम्मेलन संसाधन संरक्षण की दिशा में विश्व स्तरीय सराहनीय प्रयास है। सतत विकास की अवधारणा। संसाधन मनुष्य के जीविका का आधार है। जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए संसाधनों के सतत विकास की अवधारणा अति आवश्यक है। संसाधन प्रकृति प्रदत्त उपहार है। अवधारणा के कारण मानव ने इनका अंधाधुंध दोहन किया, जिसके कारण पर्यावरणीय समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं। व्यक्ति के लालच लिप्सा ने संसाधनों का तीव्रता दोहन कर संसाधनों की भंडार में चिंतनीय हाथ ला दिया। संसाधनों का केंद्रीकरण खास लोगों के हाथों में आने से समाज दो स्पष्ट भागों में बढ़ गया। पहला है संपन्न और दूसरा विपन्न में। संपन्न लोगों के द्वारा स्वार्थ के वशीभूत होकर के संसाधनों का विवेकहीन दोहन किया, जिसमें विश्व पारिस्थितिकी में घोर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। भूमंडलीय तापन, ओजोन क्षय, पर्यावरण प्रदूषण, मृदा क्षरण, भूमि विस्थापन, अम्लीय वर्षा, असमय ऋतु परिवर्तन जैसी पारिस्थितिकीय संकट पृथ्वी पर व्याप्त सभ्यता संस्कृति को निगल जाने को तैयार है। अगर इन स्वार्थी तत्वों या देशों के द्वारा अनवरत विद्रोहन चलता रहा तो पृथ्वी का जैव संसार विनाश के आगोश में समा जाएगा। उपरोक्त परिस्थितियों से निजात पाने एवं विश्व शांति के साथ जैव जगत को गुणवत्तापूर्ण जीवन लौटाने के लिए सर्वप्रथम समाज में संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा अपरिहार्य है। दूसरे शब्दों में संसाधनों का नियोजित उपयोग होना आवश्यक है। इससे पर्यावरण को बिना क्षति पहुँचाए भविष्य की आवश्यकताओं के मद्देनज़र वर्तमान विकास को कायम रखा जा सकता है। ऐसी धारणा ही सतत विकास कही जाती है, इससे वर्तमान विकास के साथ भविष्य में भी सुरक्षित रह सकता है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। यहाँ पर जानेंगे कि जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन ये 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में किया गया था, जिसमें विकसित एवं विकासशील देशों के लगभग 178 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 एवं रियो घोषणा पत्र पर समझौता किया गया था। तो यह जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था ये 3 से 14 जून 1992 को रियो डी जेनेरियो में किया गया था। ये विकासशील देश और विकसित देश इसमें भाग लिए, कुल मिला के 178 लोग थे। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग, वन संरक्षण, जैव विविधता कार्यक्रम 21 रियो में हुआ था। कार्यक्रम 21 या एजेंडा 21 क्या है? एजेंडा 21 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास जो है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास के तत्वाधान में रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में राष्ट्रीय अध्यक्षों के द्वारा 800 पृष्ठीय एक घोषणा पत्र है, जिसमें सतत विकास को प्राप्त करने के लिए
कार्यक्रम अर्थात एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया। इसे एजेंडा 21 को गठित करने हेतु सभी देशों को निर्देश दिए गए तथा इस पर होने वाले खर्च के वहन हेतु विश्व पर्यावरण कोष की स्थापना की गई है। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो है इसका आयोजन 23 से 27 जून 1997 को न्यूयॉर्क में प्रथम सम्मेलन के मूल्यांकन के लिए 5 वर्ष के बाद आयोजित हुआ। इसे +5 सम्मेलन भी कहा जाता है। क्वेटा सम्मेलन ये दिसंबर 1997 में पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए जापान के क्वेटो में सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 159 देशों ने भाग लिया। इसमें 6 गैसों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और HFC HFC पर फ्लोरोकार्बन सल्फर हेक्साक्लोराइड को ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेवार मानते हुए इसके उपयोग में कटौती पर सहमति बनी, जहां यूरोपीय संघ ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 8%, संयुक्त राज्य अमेरिका 7%, जापान 6% की कटौती पर सहमत हुए। मॉन्ट्रियल समझौता 1987 का विस्तार भी माना जाता है। मॉन्ट्रियल समझौता जो है ये 1987 को विस्तार माना जाता है। इस सम्मेलन को विश्व पर्यावरण सम्मेलन या ग्रीन हाउस सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पे जो मॉन्ट्रियल समझौता हुआ था ये 1987 ईस्वी में हुआ था। तृतीय पृथ्वी सम्मेलन इसका जो आयोजन है 10 वर्ष के बाद 26 अगस्त से 4 सितंबर 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित हुआ। इस सम्मेलन में पर्यावरण संबंधी 150 धाराओं पर विश्व स्तरीय सहमति तैयार करना था, पर इस सम्मेलन का कोई परिणाम नहीं निकल सका। इस सम्मेलन में विश्व के विभिन्न देशों से लगभग 2000 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो इसी के साथ यह अध्याय भी समाप्त होता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि इसका प्रयोग एक बार करने के बाद में हम इसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते और यह जीवाश्म से मिलकर बनता है। तो यह कोयला किस प्रकार का संसाधन? तो ये अनवीकरणीय संसाधन है। सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन? तो सौर ऊर्जा जो होते हैं ये पुनः पूर्ति योग्य संसाधन हैं। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तट रेखा से कितने किलोमीटर? तो 200 नॉटिकल मील तक। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था संसाधन संग्रहण से, संसाधनों के नियोजन दोहन से, संसाधनों के अनियोजित विदोहन से है। तो ये कमेंट बॉक्स में चौथा का उत्तर आप बताएंगे। समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय सीमा निहित होती है? तो 10.2 किलोमीटर। कितने किलोमीटर तक होती है? तो समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने किलोमीटर तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? तो ये 12.2 किलोमीटर तक निहित है। चौथे का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नए अध्याय में। तो नया अध्याय हमारा होगा प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन जो हम एक नए लेसन में पढ़ेंगे, नए वीडियो में। तब तक आप इसको पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें। हम मिलेंगे नए क्लास में। नमस्कार।